सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल। आज इस न्यू वीडियो में हम दो चीज़ करने वाले हैं। पहला, टॉपिक को समझेंगे कि कौन सा टॉपिक है, और उसके बाद वही टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस तैयार किए हैं वो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन में जो टॉपिक दिया है वो है मोल कॉन्सेप्ट प्लस रेडॉक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ FeSO4 mass that equals to 52 gram per mole raised to power minus 1 are required to completely reduce 100 ml of 0.1 mass and KMnO4 in acidic medium। सो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले टॉपिक समझो। टॉपिक क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि मोल कॉन्सेप्ट। ओके, मोल कॉन्सेप्ट मैंने ये क्या है, केमिस्ट्री में एक मोल, केमिस्ट्री में मोल एक काउंटिंग यूनिट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम्पल हो तो 12 ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स 1 डजन। वैसे ही 100 ऑब्जेक्ट जो हुए वो कितना हुआ, 1 सेंचुरी, राइट। सो इसमें और एक चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे यहाँ पे देखो 6.0 22 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ पार्टिकल्स, सो दैट इज 1 मोल। सो ये नंबर को क्या कहते हैं, इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे ना आपको एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताऊंगा मैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो मोल्स फ्रॉम मास। सो मोल फ्रॉम मास, जिसमें मोल्स दैट इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। फॉर एग्जांपल जैसे 36 ग्राम H2 मीन्स 36 अपॉन 18 दैट इक्वल्स टू कितना हुआ यहाँ पे, 2 मोल। ओके, नाउ नेक्स्ट, मोल फ्रॉम मोलैरिटी। सो यहाँ पे सबसे पहले मोल फ्रॉम मोलैरिटी, अब सेकंड क्या है, मोल फ्रॉम मोलैरिटी, जिसमें जो फॉर्मूला है वो क्या है, मोल्स दैट इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय v। मीन्स यहाँ पे m क्या है, मोलैरिटी, मतलब मोल पर लीटर, और v है वॉल्यूम इन लीटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 100 ml ऑफ 0.1, सो 0.m मोलैरिटी मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, मोलैरिटी, m क्या है, मोलैरिटी सोल्यूशन है। सो इसको कन्वर्ट करना है हमें ml से लीटर में। सो जिसमें 100 ml दैट इक्वल्स टू 0.1 लीटर हो गया। देन व्हाट वी हैव टू डू, simply here n that equals to 0.1 multiplied by 0.1 that equals to 0.1 0.1 0.01 मोल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मोल कॉन्सेप्ट समझ गया। अब उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन। अब है नेक्स्ट टॉपिक है रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें यहाँ पे रेडॉक्स दैट इक्वल्स टू रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन मीन्स क्या हुआ, ऑक्सीडेशन oxidation means loss of electrons and oxidation number increases। फॉर एग्जाम्पल जैसे
Fe2 plus that gives Fe Fe3 plus E means iron loses electron. So ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ. अब यहाँ पे रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है इसमें. फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, MnO माइनस 4 दैट इज Mn2 प्लस. मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, जो मैग्नीस है वो मैग्नीस गेन हो रहा है. मैग्नीस क्या हो रहा है, मैग्नीस गेन्स इलेक्ट्रॉन. सो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ. अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या दिया था, जैसे KMnO4 इन एसिडिक मीडियम. सो इसको ना, ये क्या है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेई एंड नीट रिएक्शन. ओके, सो फॉर दिस इन एसिडिक मीडियम, जैसे यहाँ पे जो रिएक्शन है MnO -4 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है उसका, और M दैट गिव्स Mn2 प्लस 4H2O. सो यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि 1 मोल जो है, 1 मोल के MnO4 जो है वो एक्सेप्ट करता है, क्या करता है वो, दैट एक्सेप्ट्स व्हाट 5 इलेक्ट्रॉन्स. सो यहाँ पे ना n फैक्टर लगाएंगे, जैसे n फैक्टर ऑफ KMnO4 दैट इज 5 आ जाएगा. ओके, अब वैसे ही नेक्स्ट FeSO4 जिसमें इन FeSO4 यहाँ पे Fe2 प्लस दैट गिव्स Fe3 प्लस मीन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट. इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चले जाता है. सो इसका एन फैक्टर सबसे इजी क्या है, इसका एन फैक्टर क्या निकले, कितना निकलेंगे, इसका 1 एन फैक्टर निकलेगा 1. सो in question how many grams of FeSO4 that molarity equals to 152 gram per mole raised to power minus 1 are required to completely reduce 100 ml of 0.1 molarity then KMnO4 in a acidic medium. So options क्या दिया है, ऑप्शन है 1.52 gram, then B 0.76 gram and C 7.60 gram and then last 15.2 gram. So what we have to do first, we have to find out moles of KMnO4. So KMnO4 हमारे पास गिवन जो दिया है वॉल्यूम, वो वॉल्यूम कितना दिया है, 0.1 लीटर है, राइट. मीन्स यहाँ पे कैसे लिखूँ, जैसे 100 ml दैट इक्वल्स टू 0.1 लीटर. ये क्या है, वॉल्यूम दिया है, और मोलैरिटी कितनी दी है, 0.1 m. So using n that equals to m multiplied by v and n equals to 0.1 multiplied by 0.1 that is n कितना आ जाएगा, 0.01 mole. Now what we have to do, we have to find equivalence of KMnO4. So equivalence that equals to moles multiplied by n factor. So यहाँ पे देखो 0.1 sorry 0.01 multiplied by 5 that equals to 0.05.
अब ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ क्या है, हमने क्या फाइंड किया, इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4, so equivalence that equals to moles multiplied by n factor, that equals to 0.5 moles. So equivalent of KMnO4 कितना आया, 0.05. Now next what we have to do, apply equivalent concept in redox reaction. So equivalent oxidizing agent that equals to equivalent reducing agent. So therefore equivalent bracket KMnO4 bracket close, then equivalent bracket FeSO4 that is 0.05 equals to equivalent FeSO4. So next step is find moles of FeSO4, that is for FeSO4 n factor. तो FeSO4 का n factor कितना निकला था, 1 निकला था. So moles that equals to equivalent upon n factor, that is 0.05 upon 1, that is 0.05 mole. आ गया मोल्स ऑफ FeSO4. नाउ हमें मास फाइंड करना है. सो मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मास दैट इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलार मास, राइट. सो कितना आ जाएगा, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 152, दैट इज 7.6 ग्राम. सो आंसर आया 7.6 ग्राम. अब एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ. जैसे यहाँ पे देखो, स्टेप 1 में सबसे पहले स्टेप वाइज करेंगे. तो सब स्टेप 1 में मोल्स ऑफ KMnO4 that equals to 0.1 multiply by 0.1 that equals to 0.1 0.01. नाउ उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप में 0.01 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इक्वल्स टू 0.05 इक्विवेलेंट. अब नेक्स्ट क्या था, स्टेप 3 FeSO4 n फैक्टर कितना आया था, 1. सो मोल्स कितना है, 0.05. अब उसमें क्या करना पड़ेगा, मास दैट इक्वल्स टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 152. आंसर कितना आ जाएगा, 7.6 आ गया आंसर. ओके. सो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो क्या हुआ स्टूडेंट की, इस क्वेश्चन में मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स दोनों यूज हुए हैं. ठीक है, पहले KMnO4 के मोल्स निकाले, फिर एसिडिक मीडियम में उसका n फैक्टर 5 लगाया. ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के जो इक्विवेलेंट्स है, इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं. सो FeSO4 का n फैक्टर 1 है, इसलिए रिक्वायर्ड मोल्स कितना, 0.05 आया. तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, मास 7.6 ग्राम आया. सो जो आंसर आया ऑप्शन सी 0.6 ग्राम्स, मीन्स वो कितना हुआ, ऑप्शन में 7.60 ग्राम्स था, राइट. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेकंड क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन जो है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हाई स्पिन Fe3 प्लस कॉम्प्लेक्सिस. तो ये जो टॉपिक है ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो इसमें ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअल में ये जो टॉपिक जो बताया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आखिर में होता क्या है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें एक सेंट्रल मेटल आयन हो, जैसे आयरन है और कोबाल्ट, निकल. सो वैसे टाइप के जो
मेटल आयन है के अराउंड लिगैंड्स अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा Fe इन अ ब्रैकेट Fe, सो H2O देन 3 प्लस। तो यहाँ पे ना Fe3 प्लस सेंट्रल मेटल है और H2O क्या है, लिगैंड्स। मीन्स H2 यहाँ पे लिगैंड्स है। मीन्स क्या हुआ कि ये देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक सेंट्रल मेटल आयन हो, जैसे आयरन कोबाल्ट और निकल के अराउंड लिगैंड्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है, और ये H2O जो है वो क्या है, लिगैंड्स है। सो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो टाइप्स के होते हैं, एक है पैरामैग्नेटिक और दूसरा है डायमैग्नेटिक। तो दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। सबसे पहले सो पैरामैग्नेटिक जो है, तो स्टूडेंट पैरामैग्नेटिक क्या है, अगर सी अगर यहाँ पे ना यहाँ पे अगर समझो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो क्या होंगे, वो होंगे Fe3 प्लस। ये क्या है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है। और डायमैग्नेटिक मतलब क्या होता है, डायमैग्नेटिक मीन्स अगर सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, यानी ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे जिंक ब्रैकेट H2O, तो ये क्या है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायमैग्नेटिक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ पे हाई स्पिन बोला गया है। हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये लिगैंड्स की ना स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। जैसे वीक फील्ड लिगैंड्स जो होते हैं, जैसे H2O हो गया और H2O है, Cl है, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं करते हैं, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और स्ट्रॉन्ग, और जैसे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स में क्या होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, सॉरी आई मीन यहाँ पे ना अमोनिया। ठीक है, अमोनिया जो होता है मेनी केसेस में कि इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो हमें क्या करना है आगे, यहाँ पे देखना कि मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर्मूला क्या होता है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, कौन सा, हाई स्पिन। तो यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, Bm। सो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है दैट इक्वल्स टू रूट एन ब्रैकेट n+2। सो यहाँ पे ना n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अभी इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके सबसे पहले क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3। व्हाट वी हैव टू फाइंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3। सो सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ Fe, दैट इज 26। सो इसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना है। तो फर्स्ट 2 फ्रॉम 4s, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट 2 फ्रॉम
4s and 1 from third, राइट. सो इसका कैसे बन जाएगा, Fe3 प्लस दैट इक्वल्स टू AR ब्रैकेट क्लोज देन 3d5. ओके. अब देखो यहाँ पे हाई स्पिन कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो हाई स्पिन मीन्स मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है. फॉर 3d5 लेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट कितना है, जैसे देखो यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पे टोटल कितने अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स है, 5 अनपेड अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स है. ओके. जिसमें ऑल 5 ऑर्बिटल्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच. सो यहाँ पे n कितना आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा 5. तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 5 है. नाउ नेक्स्ट अप्लाई मैग्नेटिक मोमेंट फार्मूला. सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट फार्मूला जो था उसको अप्लाई करेंगे तो कैसे आ जाएगा, so that equals to root 5 plus 2, that is root 35. सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5.92 bm. सो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 5.92 bm. सो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके. क्यों, क्योंकि ना देखो यहाँ पे क्या हुआ कि Fe3 प्लस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन D5 होता है. ओके. तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में ना सारे 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहते हैं. तो मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला के थ्रू हमने, तो मैग्नेटिक क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले थे उसमें हमने N5 पुट करने पर हमें जो वैल्यू मिली 5.92 bm आती है. अब क्वेश्चन नंबर 3 जो टॉपिक है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. सबसे पहले ना क्वेश्चन देखो, एन अल्केन गिव्स 1 मोल एसिटेट एल्डिहाइड देन 1 मोल एसीटोन ऑन ओजोलिसिस, आइडेंटिफाई एल्केन. सो यहाँ पे ओजोनोलिसिस क्या है, क्या होता है, ओजोनोलिसिस में अल्केन की डबल बॉन्ड टूट जाती है जिसमें वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. सो इसमें R1 R2 C दैट इक्वल्स टू CR3 R4. ये क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड टूटने के बाद दोनों कार्बन एल्डिहाइड या केटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इसके लिए एक सिंपल शॉर्टकट रूल है जिसमें कार्बन पे ना H प्रेजेंट होता है. ओके. कार्बन पे H प्रेजेंट होता है तो क्या क्या हो जाता है, वो एल्डिहाइड बन जाता है. और कार्बन पे H एब्सेंट हो गया तो क्या बन जाएगा, हो जाएगा केटोन बनता है. ओके. अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा. सो हमारे पास जो है एसिटाल्डिहाइड जो है वो उसमें ना CH3 देन CHO. सो ये इंडिकेट करता है कि डबल बॉन्ड का एक कार्बन था, जैसे CH3 माइनस CH3 दैट इज CH डबल बॉन्ड. अब एसीटोन, अब एसीटोन जो है, एसीटोन में ना CH3COCH3. तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि डबल बॉन्ड का दूसरा कार्बन था, जैसे CH3 देन 2 डबल बॉन्ड. सो जिसमें यहाँ पे क्या हुआ कि ये इंडिकेट करता है डबल बॉन्ड का दूसरा कार्बन क्या था. अब नेक्स्ट स्टेप में ना दोनों कार्बन को ज्वाइन करना पड़ेगा. सो एसिड एल्डिहाइड साइड जिसमें CH3 देन CH, और एसीटोन साइड में ओके. सो इसको ज्वाइन करने पे क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड देन CH3 2. अब जो IUPAC नेम फाइंड करना पड़ेगा इसमें. सो सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर देखो, IUPAC में हमें नेम फाइंड करना पड़ेगा ना. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, CH3
then CH ब्रैकेट CH3 then CH3। सो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो कितना है 4 कार्बन्स और डबल बॉन्ड एट कार्बन 2 एंड मिथाइल ग्रुप एट कार्बन 2। सो ये क्या बन जाएगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन। सो अभी क्या करना पड़ेगा आगे कि हमें वेरीफाई करना पड़ेगा किससे बाय ओजोनोलिसिस से। चलो ये भी करते हैं जिसमें यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि देखो CH3 देन CH डबल बॉन्ड देन CH3 2। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो लेफ्ट साइड में जो बचा वो क्या था CH3 CHO। अब ये क्या हो गया एसिटाल्डिहाइड और राइट साइड में जो था वो CH3 देन 2 CO। सो ये क्या एसीटोन हो गया तो ये क्या हो गया परफेक्ट मैच हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट क्योंकि हमने क्या किया ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड टूटकर एल्डिहाइड्स और केटॉन्स बनते हैं। ओके फिर एसिटाल्डिहाइड में बताता है कि एल्किन का एक कार्बन CH3 एंड CH डबल बॉन्ड था जबकि एसीटोन बताता है कि दूसरा कार्बन C ब्रैकेट CH3 ब्रैकेट क्लोज 2। सो ये था तो दोनों फ्रेगमेंट्स जो है दोनों फ्रेगमेंट्स को जोड़ने पर क्या स्ट्रक्चर क्या बना उसका CH3 तो ये स्ट्रक्चर मिलता है जिसका IUPAC नेम जो है वो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सॉलिड स्टेट के ऊपर है जिसमें क्वेश्चन 4 एन FCC मेटल हैज डेंसिटी दैट इक्वल्स टू 10 ग्राम सेंटीमीटर टेन टू पावर -3। सो एटॉमिक मास दैट इक्वल्स टू 108 ग्राम मोल टेन टू पावर 1। सो फाइंड एज लेंथ। सो यहाँ पे देखो FCC का मतलब क्या होता है इट्स अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक है मीन्स FCC एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें 8 कॉर्नर्स पर होते हैं और 6 फेसेस के सेंटर पर होता है। सो FCC में इफेक्टिव एटम्स जो है कॉर्नर पे जिसमें 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 दैट इक्वल्स टू 1 और फेसेस जो है वो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 दैट इक्वल्स टू 3। तो टोटल एटॉमिक नंबर कितना आएगा 4। सो FCC में 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं। अब इस चीज के लिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसमें डेंसिटी और एज लेंथ के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है P दैट इक्वल्स टू Z मल्टीप्लाई बाय M Na मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब। मीन्स यहाँ पे देखो P यानी क्या है डेंसिटी है और Z मीन्स एटम्स पर यूनिट सेल है राइट और M क्या है यहाँ पे N एटॉमिक मास है और Na मीन्स एवोगाड्रो नंबर और A यानी एज लेंथ है। सो FCC के लिए जो एटॉमिक नंबर है सॉरी एटम्स पर यूनिट है वो कितने हैं हमारे पास 4 है। सो अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूले अप्लाई करना पड़ेगा और इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो ए क्यूब दैट इक्वल्स टू ZM अपॉन P Na। ओके अब इसको इसमें ना हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो ए क्यूब दैट इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23। ओके अब सॉल्व करने पे आगे 432 अपॉन 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 7.17 10 पावर 20 10 पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब आया।
सो अब हमें क्या करना है, हमें अभी क्यूब रूट लेना है। सो सबसे पहले टेक क्यूब रूट। सो सबसे पहले a that equals to bracket 7.17 multiplied by 10 raised to power minus 23 by 1 by 3। सो अप्रोक्स ये कितना आ जाएगा a, that is 4.15 10 raised to power minus 8 सेंटीमीटर। अभी इसको जो सेंटीमीटर से पैरामीटर में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले रिमेंबर दैट 1 सेंटीमीटर दैट इक्वल्स टू 10 raised to power 10 pm। So therefore A is 4.14 4.15 multiplied by 10 to the power minus 8 that multiplied by 10 to the power 10। Okay, so approx वो कितना आ जाएगा, A कितना आ जाएगा, that is 415 पैरामीटर। सो अभी यहाँ पे देखो ऑप्शन में 415 है ही नहीं, तो उसके क्लोजेस्ट में जो आया वो आया है 407 पैरामीटर। सो यहाँ पे क्या किया कि ये सॉलिड स्टेट के एफसीसी यूनिट सेल टॉपिक का क्वेश्चन है। सो एफसीसी में ना जो एटॉमिक पर यूनिट है वो कितना था, 4 था। वो 4 होता है तो डेंसिटी फार्मूला जो P इक्वल्स टू जेड एम अपॉन एन है ए क्यूब यूज़ करके हमने क्या है ए क्यूब निकाला है, और क्यूब रूट लेने पर एज लेंथ अप्रॉक्सीमेट कितना आया उसका 415 पैरामीटर है। ऑप्शन में नियरेस्ट वैल्यू जो थी हमारे पास अवेलेबल 407 पैरामीटर थी। सो इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स मतलब मेरे जो पहले के वीडियोस थे एमसीक्यूज़ के ऊपर, सेम आपने देखा होगा कि मैं आंसर सॉल्व करता हूँ तो जो फाइनल आंसर निकलता है वो ऑप्शन में नहीं रहता है, एंड मैं उसके थ्रू मैं बता देता हूँ कि इट्स जो उसका क्लोजेस्ट आंसर है वो क्या रहेगा। सो ये जो चीज़ है ये पहली बात तो सॉल्व करने पे जो आंसर निकलता है वही राइट रहता है, बट उस ऑप्शन में ऐसे मैं ऑप्शन में ऐसे देता हूँ कि क्योंकि हर ऑप्शन राइट नहीं होता है या फिर हर आंसर राइट नहीं होता है, बट सेम चीज़ अगर वैसे ही एग्जाम में आएंगी तो आपका आंसर आया ही नहीं है, आपका आंसर ऑप्शन के मैच में आया ही नहीं है, बट आंसर राइट है, बट ऑप्शन में वो आंसर है ही नहीं, तो आप उसको छोड़ तो नहीं दोगे ना, ऑब्वियसली उसके नियरेस्ट के थ्रू राइट कर दोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। सो ऐसे छोड़ के तो फ़ायदा नहीं होगा। सो ये ट्रिकी थिंग्स जो होती है वो समझने के लिए मैं ऐसे क्वेश्चंस ऐसे ऑप्शंस भी रखता हूँ कि उसमें नियरेस्ट ऑप्शन आए तो ताकि कंफ्यूज ना हो। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो आज का लास्ट क्वेश्चन है आयनिक इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ बफर कंटेन 0.20 molarity CH3COOH, then 0.80 molarity CH3CONA, then Ka, that equals to 1.8 multiplied by 10 to the power minus 5। We have to find pH। तो सबसे पहले देखो बफर सोल्यूशन क्या होता है, बफर सोल्यूशन अब बफर सोल्यूशन कंटेंस। तो बफर सोल्यूशन क्या होता है, बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो थोड़ा एसिड ऐड करने पर पीएच में बहुत कम चेंज करता है, और थोड़ा बेस ऐड करने पर भी पीएच को लगभग कांस्टेंट रखता है। ओके, सो बफर जो है बफर सॉल्यूशन, बफर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहली बात फर्स्ट इज एसिडिक एंड सेकंड इज बेसिक बफर। सो एसिडिक बफर क्या है, एसिडिक बफर जो होता है वो वीक प्लस उसका सॉल्ट, वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है CH3COOH, ये क्या है, एसिडिक एसिड है, और CH3COONA ये क्या है, सोडियम एसिडेट है। तो यही क्वेश्चन में दिया है ना, सो समझ गए होंगे कि एसिडिक बफर क्या होता है। अब बेसिक बफर जो होता है, अब बेसिक बफर जो है वो क्या है, वो वीक बेस प्लस उसका जो सॉल्ट है वो।
सो इसमें ना फॉर एग्जांपल जैसे NH4OH देन NH4Cl, ये क्या हो गया, वीक यानी बेसिक बफर हो गया। अब देखो pKa फाइंड करना है तो सबसे पहले ना pKa जो फॉर्मूला है वो क्या है, pKa दैट इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स Ka का मतलब क्या होता है, Ka मीन्स एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो उसमें अभी हमारे पास गिवन क्या दिया है, Ka दैट इक्वल्स टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁵, राइट। देन pK that is minus log, put the values, then 1.8 multiplied by 10⁻⁵। सो इसका आंसर कितना निकलेगा, 5 माइनस लॉग 1.8 एंड दैट इक्वल्स टू 5 माइनस 0.255, सो दैट इज 4.745। तो pK कितना आया, 4.745 मीन्स अप्रॉक्स वो वही हो गया 4.74 हो गया अप्रॉक्स। अब ना स्टूडेंट सॉल्ट और एसिड का रेशो निकालना है। तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.80, ये क्या है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, अब एसिड का 0.20, ये किसका है, एसिड कॉन्सेंट्रेशन है, जिसमें सॉल्ट अपॉन एसिड दैट इक्वल्स टू 0.80 अपॉन 0.20 दैट इज 4। अभी हमें क्या करना है, हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करनी है। सो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पी एच दैट इक्वल्स टू 4 पॉइंट, पी के कितना निकला था 4.74 प्लस लॉग 4। सो वी नो दैट कि log 4 दैट इक्वल्स टू 0.602। सो देयरफॉर पी एच कितना आ जाएगा 4.74 प्लस 0.60 दैट इज 5.34। ये भी अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 5 अप्रॉक्स, ये भी आ जाएगा 5 मीन्स 5.35। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 5.35। तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम के बफर सॉल्यूशन टॉपिक का क्वेश्चन है। बफर में ना वीक एसिड और उसका सॉल्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए हेंडरसन हेजल बैच इक्वेशन यूज करते हैं, ताकि पीके जो आया हमारा वो कितना आता है 4.74 आता है, और सॉल्ट टू एसिड रेशो में ना 4 है, तो पीएच जो आएगा वो 4.74 प्लस लॉग 4 दैट इक्वल्स टू 5.35 5.35। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आया 5.35।